हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 10। मुंबई। सरगम ने धड़कन को अपनी गोद में उठाया हुआ था। बारिश अपने जोरों पर थी। सरगम और धड़कन दोनों ही बारिश में भीग रही थी। हालांकि सरगम धड़कन को लेकर साइड में खड़ी थी, जहां एक पेड़ की ओट थी, लेकिन उसके घने पत्ते भी सरगम और धड़कन को बारिश से बचा नहीं पा रहे थे। सरगम पहले धड़कन के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, और अब जब उसकी नजर उन लड़कों पर गई जो बेशर्मी भरी नजरों से उसे देख रहे थे, सरगम और भी ज्यादा डर गई। खुद से ज्यादा उसे धड़कन की फिक्र हो रही थी। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो चौहान मेंशन से बाहर आई क्यों। बेशक से उसे स्वर की दो चार बातें सुननी पड़ती। जब तक उसे अपने रहने का इंतजाम नहीं कर लेना चाहिए था, तब तक उसे चौहान मेंशन से बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब तो वो चौहान मेंशन से बाहर भी आ चुकी थी, और वो इस प्रॉब्लम में भी फंस चुकी थी। जैसे ही उन लड़कों ने अपने कदम सरगम की तरफ बढ़ाए, सरगम ने धड़कन को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया और आगे की तरफ बढ़ गई। उन लड़कों ने अब अपने कदम सरगम के पीछे और भी ज्यादा तेज कर दिए थे। बारिश अपना कहर रूप धारण कर रही थी। सड़कों में पानी भरने लगा था, और ऐसे में उसका धड़कन को लेकर भागना लगभग से इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी सरगम कोशिश किए जा रही थी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां वो लड़के उसी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, और सरगम का अब बुरा हाल होने लगा था। वो धड़कन को अपनी गोद में लिए पूरी हिम्मत करते हुए आगे की तरफ भाग रही थी। सड़क पर गाड़ियां भी इक्का दुक्का चल रही थी, और वो भी कभी नजर आती और कभी नहीं। ऐसे बारिश में भला कौन ही बाहर जाना पसंद करता। लेकिन उन लड़कों को तो जैसे कोई शिकार मिल गया था, जिसे वो छोड़कर जाने की गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे। सरगम लगातार भागे जा रही थी, लेकिन अब उसके पैर जवाब देने लगे थे। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी सांसें बुरी तरह से हांफ रही थी। लेकिन एक बार फिर से जब उसने पलटकर उन लड़कों की तरफ देखा, तो वो लड़के अब उसे अपने और भी ज्यादा करीब नजर आए। सरगन ने धड़कन की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी धड़कन, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो एक बार फिर से पूरी हिम्मत जताकर भागी। लेकिन अगले ही पल सामने एक गाड़ी आई, और सरगम उससे जा टकराई। जोर से सरगम की चीख निकली। उसके हाथों से धड़कन लगभग से नीचे गिर चुकी थी, लेकिन सरगम ने उसे किसी तरह से अपनी गोद में संभाला। इस वक्त उसकी सांसें हलक में अटक गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने राहत की सांस ली जब उसने गाड़ी के अंदर से स्वर को देखा। स्वर भी तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और जल्दी से सरगम की तरफ आया। उसे इस हाल में देखकर वो भी बुरी तरह से चौंक गया था, और उसके चेहरे पर भी सरगम और धड़कन के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज प्लीज मिस्टर चौहान, मेरी हेल्प कीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा आपको। आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आपने कहा था कि मैं बहुत दूर चली जाऊं, लेकिन मैं चली जाऊंगी। बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ये बोलते हुए उसने पीछे की तरफ पलट कर देखा, जहां वो लड़के अब उसके बिल्कुल करीब आकर
अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़े थे। उनके चेहरे पर बेशर्मी अभी भी साफ साफ झलक रही थी। स्वर ने अब एक नज़र उन लड़कों की तरफ देखा। उन लड़कों में से एक स्वर की तरफ देखते हुए बोला, अबे तू कौन है? तू सीन में कहाँ से आया? चल निकल जा यहाँ से, बेहतर होगा। बारिश तेज है और तुझ जैसे अमीरजादे बीमार बहुत जल्दी होते हैं, इसीलिए बेहतर होगा तेरे लिए न अपना टाइम वेस्ट कर न हमारा। चल निकल। ये बोलते हुए वो लड़का आगे की तरफ बढ़ा। स्वर उनकी तरफ देखते हुए बोला, और अगर न जाऊं तो क्या करोगे? वो लड़का हंसा और बोला, फिर हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू पूरी जिंदगी याद रखेगा। ऐसा मोर बनाएंगे कि नाचता फिरेगा। तुझ जैसे अमीरजादे बस बिजनेस कर सकते हैं, हम जैसों से उलझ नहीं सकते। एक एक हड्डी इतनी बार तोड़ेंगे कि अभी वो बोल ही रहा था कि स्वर ने अपनी कमर से गन निकाली और उसे सामने की तरफ किया, लेकिन उसने उस गन को उन लड़कों की तरफ पॉइंट नहीं किया था, बस अपने हाथ में पकड़े हल्का सा घुमा रहा था। वो लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे सुना नहीं, तुम लोगों ने क्या कहा? जरा दोबारा कहना। वो क्या है ना, मैं अमीर बहुत हूँ, इसीलिए मुझे कुत्तों की बकवास थोड़ी कम सुननी है। जरा दोबारा बोलना, शायद इस बार सुन जाए। ये बोलते हुए उसकी नजरें उन लड़कों पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और अब उन लड़कों का गला सूखने लगा था। वो लड़का जो सबसे आगे खड़ा था वो भी अपने कदम पीछे ले रहा था। सरगम ने धड़कन को अपने सीने से लगाया हुआ था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि तकरीबन आधा घंटा हो गया था सरगम को भागते हुए, पर एक बार भी धड़कन रोई नहीं थी। अगर वो सो भी रही होती तो अब तक तो उठकर रोना शुरू कर देती, लेकिन शायद वो सो भी नहीं रही थी। वो लड़के अब पूरी तरह से पीछे हट चुके थे और देखते ही देखते वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। सर कुछ पल उन्हें भागते हुए देखता रहा और फिर तिरछा मुस्कुराकर बोला, मुझे तो लगा था वो लोग अपनी बात एक बार तो और जरूर कहेंगे, पर ये कुत्ते तो भौंकना भी नहीं जानते थे। ये बोलकर उसने अपनी गन को वापस कमर में डाला और सरगम की तरफ देखा। सरगम की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो बारिश की बूंदों में भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो स्वर की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर चौहान। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। स्वर उसकी बात पर हैरान था, क्योंकि सरगम अगर इस प्रॉब्लम में फंसी थी तो भी उसी की वजह से फंसी थी। ऐसे में वो स्वर का थैंक यू कैसे कह सकती थी? वहीं सरगम ने अब ऊपर आसमान की तरफ देखा। बारिश भी जैसे अब उसी का इम्तिहान लेने आई थी। अब बारिश भी बंद हो गई थी। सरगम स्वर की तरफ देखते हुए बोली, चलती हूँ मैं, आइंदा से कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। आज के लिए आपका शुक्रिया। ये बोलकर वो वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगी। स्वर ने अचानक ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सरगम अपनी जगह पर एकदम से रुक गई। स्वर ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रही हो? मेरी वजह से तो तुम इस प्रॉब्लम में फंसी हो। फिर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सरगम बैंक से मुस्कुराई और बोली, दुनिया वाले तो नोचते ही हैं मिस्टर चौहान, अकेले आप तो नहीं हैं जो मेरी इस हालत के
जिम्मेदार हैं, कुछ मेरी किस्मत और कुछ घमंडी लोगों की मेहरबानी है। जो भी है, आज अगर प्रॉब्लम में आपकी वजह से फंसी थी तो निकाला भी आपने है। आपने अपना काम किया, अब मैं अपना काम कर रही हूँ। शुक्रिया एक बार फिर से। ये बोलकर उसने अपने एक हाथ से अपने आंसू साफ किए और फिर उस हाथ को धड़कन के ऊपर रखकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। अब उसे कुछ अजीब लगा। वही स्वर अपनी जगह पर खड़ा था। वो यहाँ पर सरगम को ढूंढते हुए ही आया था, क्योंकि उसे सरगम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना था। सरगम ने उसके साथ जो किया था उसका बदला वो उसे सबके सामने जलील करके लेना चाहता था। इसीलिए उसे घर से निकालने के बाद वो दोबारा उसे ढूंढते हुए बाहर की तरफ आया। अचानक ही सरगम के चिल्लाने की आवाज उसे सुनाई दी। सरगम धड़कन के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, धड़कन प्लीज अपनी आंखें खोलो, देखो ऐसे नहीं करना, प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो, मुझे डराओ मत। तुम जानती हो ना, तुम ही हो जो मुझे डरा सकती हो, प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से रोने लगी थी। उसका चिल्लाना सुनकर स्वर तुरंत उसके पास आया। उसने धड़कन के माथे पर अपना हाथ रखा तो वो एक पल में समझ गया कि धड़कन को बहुत जोरों से बुखार चल रहा है। उसने तुरंत सरगम की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से गाड़ी में बैठो, धड़कन को हॉस्पिटल ले जाना है। सरगम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही पल में स्वर भी आकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सरगम धड़कन की तरफ देखती जा रही थी, जिसका बदन बहुत ज्यादा तप रहा था और उसकी आंखें बंद थी। उसे देखकर सरगम की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। एक पल के लिए भी उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। पिछले 1 साल से धड़कन उसके साथ थी। धड़कन सिर्फ उसके साथ नहीं थी, बल्कि उसकी धड़कन थी। उसी से तो सरगम ने जीना सीखा, वरना 1 साल पहले तो वो भी अपनी जिंदगी हार जाती। लेकिन धड़कन जब से उसकी जिंदगी हुई है, तब से वो लड़ रही थी अपने हालातों से और जिंदगी में आगे भी बढ़ रही थी। लेकिन स्वर ने आकर सब कुछ खराब कर दिया था। शायद स्वर के लिए वो कुछ भी मायने नहीं रखता था जो उसने सरगम का बर्बाद किया, लेकिन सरगम के लिए तो वो सब कुछ था। स्वर भी बार बार अपनी नजरें घुमाकर सरगम की तरफ देख रहा था और उसे रोते हुए देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तकरीबन 15 मिनट में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो गाड़ी से बाहर निकलते ही स्वर ने सरगम की गोद से धड़कन को लिया और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। सरगम भी जल्दी से उसके पीछे पीछे आई। स्वर ने डॉक्टर को पहले कॉल कर दिया था जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसीलिए वहां पहुंचते ही धड़कन को एडमिट कर लिया गया। उसके एडमिट होने के बाद सरगम भी उसके साथ ही इमरजेंसी वार्ड में जा रही थी, लेकिन स्वर ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाला। सरगम ने स्वर की तरफ देखा और फिर अगले ही पल सीधा उसके सीने से लग गई। इस वक्त वो टूट चुकी थी। वो रोते हुए बिलखते हुए बोली, अगर अगर धड़कन को कुछ हो गया मिस्टर चौहान तो मैं मर जाऊंगी। मैं धड़कन के बिना नहीं जी पाऊंगी। मैंने धड़कन को जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने
उसे संभाला है, उसे अपने हाथों से पाला है मैंने। वो मेरे लिए मेरी सब कुछ है मिस्टर चौहान। प्लीज मुझे मेरी धड़कन ठीक करके दे दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। आप मुझे बर्बाद कर देना, बेशक से मेरी जान ले लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे मेरी धड़कन दे दीजिए। आप मुझसे धड़कन को छीनना चाहते थे ना? आई प्रॉमिस, मैं धड़कन को आपको दे दूंगी। बस आप उसे किसी भी तरह ठीक कर दीजिए। स्वर ने उसके पीठ पर अपना हाथ रख लिया। सरगम के आंसू स्वर के सीने को पूरी तरह से भिगो रहे थे और सच में अब उसे गिल्टी भी फील हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। वो कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकले और स्वर की तरफ देखते हुए बोले, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मिस्टर चौहान। बेबी के लंग्स में पानी भर चुका है। हमें तुरंत उनके सारे मेडिकल टेस्ट करने होंगे और हमें जानना है कि क्या उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है। हमें जल्दी से जल्दी उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा। उनकी बात सुनकर सरगम ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, कोई कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है मेरी धड़कन की। बस उसे जल्दी से बुखार आ जाता है। हर दूसरे दिन, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बुखार आ जाता है। इसके अलावा मेरी मेरी धड़कन की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। बस आप जल्दी से उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। आपको कोई फालतू के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्वर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि इस वक्त सरगम कमजोर पड़ रही है, लेकिन वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, आपको जो टेस्ट करने हैं कीजिए डॉक्टर, पैसों की चिंता मत कीजिएगा। ये स्वर चौहान की बेटी है, बस आप उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत चाहिए। उसकी बात सुनते हुए डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि वो जानते थी कि स्वर की कोई बेटी नहीं है। और उससे भी ज़्यादा हैरान थी सरगम, जो उसके सीने से लगी हुई थी। लेकिन अब वो अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर स्वर को देख रही थी। स्वर एक बार फिर से बोला, नाउ जस्ट गो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी धमकी सुनकर डॉक्टर तुरंत वहां से भाग गए। वहीं स्वर ने अब सरगम की तरफ देखा। सरगम अभी भी एक टक नजरों से उसे ही देख रही थी। स्वर ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं धड़कन को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। यू डोंट वरी, धड़कन बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास होगी। आई प्रॉमिस। ये बोलकर उसने अपना हाथ सरगम की पीठ पर थोड़ा और ज़्यादा कस दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अब धड़कन के सारे टेस्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। धड़कन की सिचुएशन को देखते हुए वो बस यही दुआ कर रहे थे कि प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। लेकिन वो अनजान थे इस बात से कि धड़कन की ज़िंदगी अभी कई इम्तिहान से गुजरने वाली है। तकरीबन 3 घंटे बाद धड़कन को ऑब्जर्वेशन में रखा गया और साथ ही साथ उसके सारे टेस्ट परफॉर्म किए गए। जब उन टेस्ट का रिजल्ट आया तो डॉक्टर के भी होश उड़ चुके थे। सरगम और स्वर दोनों धड़कन के वार्ड के बाहर खड़े थे और बस उसके सही होने की दुआ कर रहे थे। सिर्फ सरगम ही नहीं, बल्कि स्वर के चेहरे पर भी धड़कन के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। तभी एक नर्स वहां पर आई और स्वर की तरफ देखते हुए बोली, धड़कन की टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है मिस्टर चौहान, और डॉक्टर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं।
स्वर तुरंत डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगा। सरगम भी उसके साथ साथ चलने लगी। लेकिन फिर स्वर अचानक ही रुका और सरगम की तरफ देखते हुए बोला, हो सकता है धड़कन को तुम्हारी जरूरत हो तो तुम यहीं पर रुको। सरगम झट से बोली, नहीं, मुझे आपके साथ चलना है। स्वर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, जो भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सरगम अब कुछ बोल नहीं पाई और स्वर सीधा डॉक्टर के केबिन में चला गया। वो डॉक्टर के केबिन में आकर डॉक्टर को सवालिया नजरों से देख रहा था। वहीं डॉक्टर के चेहरे पर डर झलक रहा था। अब वो जो स्वर से कहने वाले थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ही कहे। वहीं सरगम खुद को रोक नहीं पाई और वो भी अब स्वर के पीछे पीछे डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गई। स्वर डॉक्टर के सामने खड़ा था और वहीं उन दोनों के चेहरे पर काफी नर्वसनेस झलक रही थी। वहीं डॉक्टर ने अभी अपनी बात बताई नहीं थी, इसीलिए नर्वस फील कर रहे थे और स्वर ये सोचकर नर्वस फील कर रहा था कि डॉक्टर पता नहीं उसे क्या कहेंगे। सरगम जो पहले धड़कन के वार्ड के बाहर खड़ी थी, अब वो डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ चुकी थी। डॉक्टर स्वर की तरफ देखते हुए बोले, आपकी बेटी की एक किडनी खराब है मिस्टर चौहान। उनकी सिर्फ एक ही किडनी वर्क कर रही है और दूसरी किडनी बिल्कुल डैमेज है। हमें उसे निकालना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर स्वर जोरों से चिल्लाया, व्हाट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर अपनी जगह से उठे और उसके पास आकर बोले, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ मिस्टर स्वर चौहान। मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। आपकी बेटी की एक किडनी डैमेज है, वो वर्क नहीं कर रही। हमें उसे निकालना होगा और साथ ही साथ आपकी बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट भी करना होगा, क्योंकि एक किडनी के साथ वो पूरी जिंदगी सरवाइव नहीं कर पाएगी। हमें उनका ट्रांसलेट करना तो है, लेकिन इसके लिए भी हमें वेट करना होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो बहुत छोटी है। इतनी छोटी उम्र में तो ये ट्रांसप्लांट भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर की बात सुनकर स्वर के होश उड़ गए थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ इस वक्त आपको क्या फील हो रहा होगा। एज ए फादर आई कैन अंडरस्टैंड यू। अगर एक बेटी की ऐसी कंडीशन हो तो कोई भी बाप अपने आप को संभाल नहीं सकता, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा, अपने लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी, और साथ ही साथ उसकी माँ के लिए भी। उन्हें भी आपको ये न्यूज़ देनी होगी, क्योंकि इस वक्त आपकी बेटी धड़कन को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। हम फिलहाल उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बस टेम्परेरी है। आपकी बेटी एक बार फिर से हंसने खेलने लगेगी, पर कब तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक वो तकरीबन 2.5 या 3 साल की नहीं हो जाती, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा वीक है। और साथ ही साथ आपको एक किडनी डोनर भी ढूंढना होगा, ताकि वक्त पड़ने पर हम उनकी किडनी ट्रांसप्लांट कर सके। डॉक्टर की बात सुनकर स्वर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो अभी भी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था, जबकि दरवाजे पर
खड़ी सरगम के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे अपने जिस्म में से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। शायद उसने कुछ ऐसा सुन लिया था जो वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए अगले ही पल उसका सर जोरों से घूमा और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। जैसे ही उसके गिरने की आवाज स्वर तक पहुंची, स्वर तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। सरगम को नीचे जमीन पर गिरा हुआ देखकर वो भी हैरान रह गया। वो जल्दी से उसके पास आया और उसने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। डॉक्टर उनके पास आए और बोले, प्लीज आप मेरे साथ आइए। शायद इन्हें कोई पैनिक अटैक आया है या फिर सदमा लगा है। हमें जल्द से जल्द इनका चेकअप करना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से आगे बढ़ गए और स्वर भी सरगम को अपनी गोद में उठाए उसे लेकर आगे बढ़ गया। वो इसीलिए नहीं चाहता था कि सरगम उसके साथ डॉक्टर के केबिन में आए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल पहले से ही बेचैन हो रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बेशक से वो सरगम को परेशान कर रहा था, उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक ऐसी फीलिंग थी जो उस सरगम को इस हाल में भी नहीं देख पा रहा था। उसने सरगम को वार्ड में लाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर जल्दी से उसका चेकअप करने लगे। सरगम की पल्स जा रही थी। डॉक्टर स्वर की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। स्वर तुरंत बोला, नहीं, आपको जो करना है मेरे सामने कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सख्ती थी, तो डॉक्टर भी अब कुछ नहीं बोल पाए। उनके लिए फिलहाल सरगम को संभालना ज्यादा जरूरी था। उन्होंने सरगम को कुछ इंजेक्शन लगाए और साथ ही साथ ड्रिप भी लगा दी, क्योंकि सरगम काफी वीक भी लग रही थी। पिछले दिनों उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसका खाना लगभग से छूटा जा रहा था। वो बहुत कम खाने लगी थी। बेशक से वो सामने से खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही थी, खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट भी रही थी। स्वर चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। डॉक्टर तकरीबन आधे घंटे बाद उसके पास आए और बोले, बहुत जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, ये खतरे से बाहर हैं। पर प्लीज इतना कहूँगा कि आप इस सिचुएशन को थोड़ा आराम से हैंडल कीजिएगा मिस्टर सुर चौहान, क्योंकि इस वक्त आपकी बेटी और आपकी बीवी दोनों की ही हालत थोड़ी ठीक नहीं है। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए और स्वर के कानों में बस एक ही बात गूंजती रही, आपकी बेटी और आपकी बीवी की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। स्वर का दिल इस वक्त जैसे धड़कना भूल रहा था। उसे अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। उसे अपने अंदर कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और अगले ही पल उसने दीवार पर अपना हाथ रख लिया। यही तो वो नहीं चाहता था अपनी जिंदगी में, इमोशंस और रिश्ते। यही तो वो पीछे छोड़ चुका था। हालांकि उसने खुद से नहीं छोड़े थे, किस्मत ने ही उसकी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क किया था कि वो किस्मत को भी कभी माफ नहीं कर सकता था। और आज
एक बार फिर से किस्मत उसे परख रही थी। स्वर तकरीबन 1.5 घंटा यूं ही वहां पर खड़ा रहा और फिर उसकी नजर सरगम पर गई। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। वो तुरंत उसके पास आया। वही सरगम ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके कानों में एक बार फिर से डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और हड़बड़ाकर बोली, मुझे मुझे मेरी धड़कन के पास जाना है। उसे मेरी ज़रूरत है। कुछ कुछ नहीं होगा उसे। डॉक्टर तो पागल हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। उन्हें क्या पता मेरी धड़कन कितनी स्ट्रांग है। वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे मेरी धड़कन के पास जाना है। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठी। अगले ही पल स्वर ने उसके कंधों को जकड़ लिया। सरगम ने भी अब स्वर की तरफ देखा। अगले ही पल उसे वो सब याद आने लगा जो आज तक स्वर ने उसे कहा था। वो उसे बर्बाद करना चाहता है, उसे खून के आंसू रुलाना चाहता है। वो पछताएगी और न जाने क्या क्या। अगर स्वर उसे घर से जाने के लिए नहीं कहता तो वो यूं आधी रात को सड़क से बाहर नहीं निकलती और फिर वो बारिश बारिश की वजह से उसकी धड़कन नहीं भीगती, उसके अंदर पानी नहीं जाता। वो सब कुछ याद करते हुए अब सरगम के चेहरे पर नफरत भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। उसने तुरंत स्वर का गिरेबान पकड़ लिया और बोली, अब अब तो बहुत खुश होंगे ना आप मिस्टर चौहान। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना यहाँ से, जाकर जश्न मनाइए। आप तो मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना, तो आपने कर दिया मुझे बर्बाद। सिर्फ एक धड़कन ही तो मेरे पास थी, आपने उसे भी मुझसे छीन लिया। सब सब कुछ खराब कर दिया आपने। मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया आपने मिस्टर चौहान। अब आप जाइए यहाँ से, जाइए, जाकर खुशियाँ खुशियाँ मनाइए, अपनी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। ये बोलते हुए उसके हाथ लगातार उसके गिरेबान पर कस रहे थे। वही स्वर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसे डॉक्टर की बात याद थी कि उसे ये सब कुछ प्यार से हैंडल करना है। उसका दिल इस वक्त हद से ज्यादा बेचैन था। सरगम ने अचानक से उसे जोर से खींचा और चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ? अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब बोलिए ना। आपकी आप ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, मुझे खून के आंसू रुलाना चाहते हैं। देखिए, मैं रो रही हूँ और मेरे साथ साथ मेरी धड़कन भी रो रही है। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक ही उसे डॉक्टर इतनी बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? मानती हूँ उसे नॉर्मल बुखार आता था, लेकिन नॉर्मल बुखार से इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मेरी धड़कन को कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए वो कांपने लगी थी। उसने एक झटके में स्वर को छोड़ा और तुरंत बिस्तर से उठने लगी। स्वर ने एक बार फिर से उसके कंधों को पकड़ा और उसे बिठाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा धड़कन को। नॉर्मल बुखार आता है ना उसे, तो खुद तुम बस उसे नॉर्मल बुखार ही समझो। जैसे ही उसने कहा, सरगम ने उसे जोर से धक्का मारा और चिल्लाते हुए बोली, कैसे कैसे इसे नॉर्मल बुखार समझूं मैं? हाँ, कैसे इसे नॉर्मल बुखार समझूं? आपने आपने सुना नहीं क्या डॉक्टर ने कहा? उन्होंने कहा कि मेरी मेरी धड़कन की किडनी किडनी डैमेज है। आप जानते भी हैं क्या इसका मतलब क्या है? मेरी मेरी धड़कन की किडनी खराब है। वो एक किडनी से
कैसे सरवाइव करेगी? और उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। उसे मैं अपनी किडनी दे दूंगी, पर मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलते हैं वो पूरी तरह से रोने लगी। सर उसकी बातें सुनकर टूट रहा था। उसके सामने उस औरत का चेहरा घूम रहा था जिनने उससे उसकी बच्ची छीनी, और सिर्फ छीनी नहीं बल्कि खुद के पास भी नहीं रखी, क्योंकि स्वर जानता था कि निहारिका उसकी बच्ची के साथ भागी। लेकिन उसने उस बच्ची को हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर एक डस्टबिन में फेंक दिया था। बहुत कोशिश की थी स्वर ने अपनी बच्ची को ढूंढने की, हद से ज्यादा कोशिश। उसे उस डस्टबिन में से एक आदमी उसकी बच्ची को उठाता हुआ भी दिखाई दिया था। उसने वहीं पास लेके कैमरे रिकॉर्ड में चेक किया था। लेकिन जब बाद में उस आदमी को ढूंढा गया तो वो आदमी शराब के नशे में सड़क पर गिरा हुआ मिला था, और उसे न जाने कितनी ही बार मारा गया था, कितना ही टॉर्चर किया गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने नहीं बताया कि उसने जो बच्ची डस्टबिन से उठाई थी उसने किसे और कहाँ दे दी। स्वर ने उसके बाद भी न जाने कितनी कोशिश की, लेकिन उसे अपनी बच्ची नहीं मिली। एक तरफ निहारिका थी जो खुद से पैदा की हुई बच्ची को डस्टबिन में छोड़कर चली गई थी, और एक तरफ सरगम सरगम थी जो किसी और की बच्ची को भी अपने बच्चे से ज्यादा प्यार कर रही थी। उसके लिए तो अपनी किडनी डोनेट तक करने को तैयार थी। सरगम ने अब रोते हुए स्वर के सीने पर अपना सर रखा और रोते हुए बोली, मेरी मेरी किडनी आप मेरी धड़कन को दे दीजिए। एक छोड़िए, दोनों किडनी निकाल लीजिए। मुझे मुझे नहीं जीना। बस आप एक वादा कर दीजिए कि आप मेरी धड़कन का ख्याल रखेंगे। आपने कहा था ना कि आप उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, तो मैं उसे खुशी खुशी आपको दे दूंगी। मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से। बस आप मेरी धड़कन को मेरी किडनी दे दीजिए। ये बोलते हुए वो लगभग से उसके सीने पर अपना सिर रखकर बेहोश होती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। बारिश में भीगने की वजह से अब उसे फीवर भी होता जा रहा था, और कमजोरी की वजह से वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। स्वर ने जब उसके सिर का भार अपने सीने पर महसूस किया तो उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसे बेहोश होता हुआ देख स्वर की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई, पर अगले ही पल उसने उस बूंद को भी साफ कर दिया, जैसे उसने खुद को एकदम पत्थर दिल बना लिया हो। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने सरगम को बिस्तर पर लिटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई नो जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद तुम्हें मुझसे नफरत होगी, लेकिन मुझे चलेगा। मुझे तुम्हारी नफरत भी मंजूर है, लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और अगले ही पल उस वार्ड के बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर उस वार्ड में आई और सरगम को एक बार फिर से चेक करने लगी, क्योंकि स्वर ने ही उन्हें वहां पर भेजा था। वहीं दूसरी तरफ स्वर दूसरी डॉक्टर के केबिन में बैठा था जो धड़कन का ट्रीटमेंट देख रहे थे। वो डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था और डॉक्टर हैरान था कि आखिर स्वर ये क्या कर रहा है। वो उन्हें क्या करने को बोल रहा है, लेकिन अब स्वर ने अगर उन्हें कुछ कहा था तो उन्हें स्वर की बात तो माननी ही थी। स्वर कुछ देर बाद
अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। वहीं डॉक्टर अब और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तकरीबन 1 घंटे बाद सरगम को होश आया। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। उसे स्वर कहीं नजर नहीं आया। वो बिस्तर से उठी और बाहर की तरफ आई जहां धड़कन का वार्ड था। उसने बाहर दरवाजे पर आकर अंदर की तरफ देखा। कांच की खिड़की से वो धड़कन को साफ साफ देख सकती थी जिसे ड्रिप लगी हुई थी। उसे देखते हुए उसकी आंखों में से आंसू आ गए थे। वो अंदर की तरफ जाने लगी। तभी एक नर्स ने उसे रोका और बोली, आप अंदर नहीं जा सकती। पहले आपको डॉक्टर के केबिन में जाना होगा। आपको डॉक्टर से मिलना होगा। उसके बाद ही आप पेशेंट से मिल सकती हैं। सरगम ने हैरानी से उस नर्स की तरफ देखा, लेकिन बिना उस नर्स को कुछ कहे ही अब वो डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो डॉक्टर के केबिन में आई, डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, आइए आइए बैठिए मिस सरगम। ये बोलते हुए उन्होंने उसे सामने बैठने का इशारा किया। सरगम चुपचाप सामने बैठ गई। डॉक्टर ने अब उसके सामने पेपर रखा। सरगम ने हैरानी से उस पेपर की तरफ देखा और बोली, ये ये क्या है डॉक्टर? डॉक्टर ने अब एक गहरी सांस ली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।